हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस में। और मैं हूं आपके साथ हर्ष। और आज हम देखने जा रहे हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक जो अहम जानकारी है, जो हमेशा की तरह मैं आपको देता हूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर है, ये हमारा 5वां लेक्चर है। इसके पहले हमने 4 और लेक्चर बनाए हैं, तो आप पॉलिटी के प्ले में जा करके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, ताकि वहां पे आपका बेस क्लियर हो और फिर आगे की चीजें समझ में आने लगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के 1892 का भारत परिषद अधिनियम और देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे और क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज देखेंगे हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, ठीक है। देखिए, 1892 के परिषद अधिनियम में जो प्रावधान किए गए थे प्रमुख, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे प्रमुख प्रावधान इसमें जो ये था कि यहाँ पर बजट पर बहस प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, यानी वर्तमान में जो आप सिस्टम देखते हैं कि पार्लियामेंट या संसद में, हमारी वर्तमान संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। और बजट जब प्रस्तुत किया जाता है तो उस बजट पे पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सवाल जवाब करते हैं, यानी बजट पर बहस होती है। तो इस बजट पर बहस करने का प्रावधान या बहस होने का प्रावधान कब से शुरू किया गया था? 1892 के भारत परिषद अधिनियम से शुरू किया गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बजट पर बहस का अधिकार प्रदान किया गया है, यानी बजट पे सवाल जवाब हो सकता है एवं कार्यपालिका को उत्तर देने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कि बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। साथ ही कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी जो मंत्री परिषद वहां पे बैठी हुई थी, उसको जवाब देने के लिए कहा गया कि आप अब जवाब दीजिए जब उसमें सवाल पूछा जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर जो बात सवाल पूछ सकते थे वो एक ही सवाल पूछ सकते थे और उसके ऊपर आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई कि पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, यानी आपने हमसे एक बार नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो हमने नाम आपको बता दिया। ठीक है, अब आप हमसे ये नहीं पूछ सकते कि आपका नाम ये क्यों है। यानी आप एक बार प्रश्न पूछ सकते हैं, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो जब बजट प्रस्तुत किया जाता था तो उस पर बहस करने का तो अधिकार दे दिया गया कि आप बहस करिए, लेकिन आपको जब एक बार जवाब मिल गया तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे तत्कालीन व्यवस्था में। ध्यान रहेगा, बजट में बहस का अधिकार कब मिला? 1892 के अधिनियम से। ठीक है, आगे विधान परिषदों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 तथा अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 16। याद करिए, ये वही विधान परिषद है जिसमें अभी पिछले प्रावधान में हमने पढ़ा था कि अधिकतम संख्या 10 कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पर इस अधिनियम में क्या किया गया? न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम बढ़ा के कितनी कर दी गई? 16। तो जो दोस्तों ने मेरा अभी लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज जाइए प्लेलिस्ट में और पिछला वीडियो देखिए, ताकि पिछले वीडियो से समझ में आए कि विधान परिषद क्या। हमने लास्ट में आपको बताया भी था कि विधान परिषद क्या है, क्या काम करती है और उसमें सदस्यों की संख्या पिछले प्रावधान में कितनी की गई थी, 1861 के अधिनियम में कितनी की गई थी। और 1892 में कितनी हो गई है? अधिकतम 16 सदस्यीय हो गई है, यानी 16 लोग कानून बनाने का कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिएगा, 40% सदस्य, यानी विधान परिषद में जो कुल सदस्य हैं, इसके 40% सदस्य विधान परिषद में गैर सरकारी बनाए गए, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए। इस प्रकार पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की नींव पड़ी। यानी विधान परिषद जिसका काम था कानून को बनाना, उसमें जो 40% सदस्य बुलाए गए थे वो गैर सरकारी थे, यानी जिन्होंने आईसीएस का पेपर नहीं निकाला था, जिन्हें अंग्रेजी सरकार की तरफ से नियुक्ति नहीं मिली थी, बल्कि उनको अप्रत्यक्ष रूप से सीधे बुला करके बैठा लिया गया था कि आप आइए, आप बुद्धिजीवी हैं और कानून बनाने में आपका योगदान होगा, कानून बनाने में आपकी आवश्यकता होगी, तो आप सीधे आकर के यहाँ पर हमारे पास बैठ सकते हैं और कानून बनाने में सहायता दे सकते हैं। इस प्रकार 40% सदस्य को सीधे विधान परिषद में बैठा लिया गया बिना किसी चुनाव। तो यहाँ पे पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव देखने को मिला। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? जहां पर जनता सीधे मतदान केंद्र में जाकर मतदान नहीं करती, उस चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। आप भी देखे होंगे, भारत में बहुत सारे ऐसे चुनाव होते हैं जहां पे हम और आप मतदान नहीं करते, फिर भी लोग चुन करके आ जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, हर 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन जनता सीधे भाग नहीं लेती है। तो मतलब हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो कैसा चुनाव है? अप्रत्यक्ष चुनाव है। उपराष्ट्रपति हर 5 साल में बदलते हैं, लेकिन हम और आप मतदान करने नहीं जाते हैं डायरेक्ट, उसे क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव। राज्यसभा का जो सांसद होता है, उसका जब चुनाव करना होता है, वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। तो मतलब यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव का सीधा सा एक शब्द में मतलब समझिएगा, जहां पर जनता सीधे मतदान केंद्र तक जाकर के मतदान नहीं करती या किसी प्रतिनिधि को डायरेक्ट चुनकर नहीं भेजती, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, इसका उल्टा होता है प्रत्यक्ष चुनाव। जहां पे हम और आप मतदान करने जाते हैं वो कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये सब कैसा है? प्रत्यक्ष चुनाव है। आगे देखिएगा, जब पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया, तो यहाँ पर भारत में पहली बार किसकी नींव पड़ी? अप्रत्यक्ष चुनाव की नींव पड़ी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव की नींव भारत में कब पड़ी? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। क्लियर है दोस्तों? क्या ये बातें क्लियर है? कब पड़ी अप्रत्यक्ष चुनाव की नींव? 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रावधान देखते हैं।
अगला प्रावधान देखते हैं। देखिए, भारत में पहली बार संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, देखिए शासन प्रणाली का बहुत सारा प्रकार होता है, राजतंत्रात्मक होता है, अध्यक्षात्मक होता है, संसदीय होता है, लोकतंत्रात्मक होता है, बहुत सारा होता है प्रकार। ठीक है, इसमें से यहाँ पे किसकी शुरुआत हो रही है? संसदीय शासन प्रणाली की। और दोस्तों, आगे जब हम आपको भारत के संविधान को और विस्तार में पढ़ाएंगे, भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ाएंगे, तो हम आपको वहां पे बताएंगे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को ही अपनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के पास मुख्य ताकत होती है, यानी प्रधानमंत्री जो होता है वास्तविक कार्य प्रमुख होता है, जबकि नाम मात्र का कार्य प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी नाम मात्र की शक्ति देश में किसके पास है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास है, और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति यहाँ किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। इसीलिए आप जहां देखते होंगे प्रधानमंत्री का ही नाम ज्यादा से ज्यादा आप सुनते होंगे, राष्ट्रपति का नाम उतना ज्यादा नहीं आता है या उतना ज्यादा लाइमलाइट पे नहीं रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है उसके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, और जबकि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो ये सरकार होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, मतलब ये है कि जब तक किसी सरकार को बहुमत प्राप्त है संसद में या लोकसभा में, तभी तक वो सरकार पे बनी रह सकती है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली का सिंपल सा मतलब अभी ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा अधिनियम था जो कांग्रेस के अधिवेशन से प्रभावित था? क्वेश्चन क्या पूछेगा? वह कौन सा अधिनियम था जो कांग्रेस के अधिवेशन से प्रभावित था? तो आप उत्तर क्या देंगे? 1892 का भारत परिषद अधिनियम वह अधिनियम था जो कांग्रेस के अधिवेशन से प्रभावित था। सर कैसे? ध्यान दीजिएगा, 28 दिसंबर 1885 ये वो दिन था जब एओ ह्यूम द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी थे एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना करने का मुख्य कारण ये था कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो वाद विवाद होते हैं, जो असंतोष होता है, उन सारे असंतोष को एकत्र किया जाए और एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्रिटिशर्स तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो देशवासियों की बात को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने के लिए एक संस्था का गठन किया गया, जिसे कहा गया आईएनसी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। समझ पा रहे हैं? कांग्रेस नहीं थी 18 दिसंबर 1885 को। अब इसकी एक विशेष बात यह थी कि कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था। अधिवेशन का मतलब होता है सेशन, जहां पे सब लोग मिलते थे और अपनी अपनी बातों को रखते थे। तो कांग्रेस का सेशन हर साल होता था। जैसे मान लीजिए 85 में हुआ, फिर 86 में, फिर 87 में, फिर 88 में, फिर 89 में, फिर 90 में, हर साल इसका अधिवेशन होता था, सेशन होता था। और सेशन में कुछ कार्य निर्धारित किए जाते थे कि क्या क्या कार्य किए जाने हैं या क्या क्या मांग उठाई जानी है। तो जब ये मांग उठाई गई तो उन सारी मांगों को कहाँ देखा गया? 1892 के अधिनियम में देखा गया। समझ पा रहे हैं? इसलिए कहा जाता है कि 1892 का अधिनियम कांग्रेस के अधिवेशन से प्रभावित था। अब ये वाला क्यों प्रभावित हुआ? इसका एक और कारण है, क्योंकि 85 में तो कांग्रेस ही आई, और 85 के पहले वाला जो अधिनियम था वो आपने 1861 में पढ़ा, तो 1861 के बाद सीधे 1892 में आया, और इन दोनों के बीच में आ गई कांग्रेस। ठीक है, तो कौन सा अधिनियम कांग्रेस के अधिवेशन से प्रभावित था? तो 1892। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं 1892 का अधिनियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1909 के अधिनियम को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे दोस्त एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो सिलेबस अपने साथ में अगर रख के बैठे होंगे तो देख पा रहे होंगे कि हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में 1919 और 1935 का अधिनियम है। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में तो कवर करेंगे ही, साथ ही एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो पहले वाले अधिनियम है, इससे क्वेश्चन आपको इतिहास के रूप में पूछ सकता है। आपसे प्योर पॉलिटी में इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ऐतिहासिक रूप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये व्यवस्थाएं कब की गई थी, है ना? तो इतिहास पोर्शन में आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे 1919 1935, लेकिन आज जो हम कवर करने वाले हैं वो 1909 तक का टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 1909 में क्या प्रावधान किया गया था। देखिए, 1909 का जो प्रावधान है इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अब इसका सुधार क्यों कहा गया? दोस्तों, जब ये अधिनियम लाया गया था तो उसके पहले भारत में बहुत सारी घटनाएं हो गई थी राष्ट्रीय स्तर पे, बहुत सारे विभाजन हो गए थे, सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे, लोगों को बांटने का काम शुरू किया गया था अंग्रेजों द्वारा। अब देखिएगा क्या क्या घटनाएं हुई। सबसे पहले तो 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। ठीक है, वो गंगा जमुनी तहजीब जो हमेशा साथ रहा करती थी, साथ में रहा करते थे, उसको सिर्फ हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांट दिया गया। ठीक है, और कर दिया गया बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा। फिर उसके बाद इसी बात को और हवा तब मिल गई जब 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया। और 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन किया गया तो उसका भी आधार ये था कि हमें मुस्लिमों के लिए पृथक नेतृत्व की व्यवस्था करनी है, हम मुस्लिमों के मामले को अलग उठाएंगे। और ये मामला इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि एक दिन मुस्लिम लीग इस भारत के विभाजन का कारण बन गई। अगर कोई चीज शुरू में खराब हो रही तो उसे शुरू में ही रोक देना ज्यादा उचित होता है, लेकिन अगर उसको ना रोका जाए तो वो बिल्कुल कैंसर का रूप बन जाता है। और मुस्लिम लीग भारत के विभाजन के लिए एक कैंसर साबित हुई, जिसने सब कुछ खराब कर दिया और भारत के टुकड़े करवा दिए। समझ पा रहे हैं?
तो एक तो यहाँ पे अंग्रेजों को और बल मिल गया कि मुस्लिम लीग वाले अलग मुस्लिम नेतृत्व की बात करने लगे। उसके पहले बंगाल विभाजन हो ही चुका था। फिर रही सही कसर पूरी हो गई 1907 के सूरत विभाजन में, जब कांग्रेस का भी विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। अब सब लोग टूट गए थे और अपने अपने हितों की बात करने लगे। नरम दल अपनी बात कर रहा है, गरम दल अपनी बात कर रहा है, मुस्लिम लीग अपनी बात कर रही है, बंगाल विभाजन हो ही चुका है। समझ पा रहे हैं? इस तरह से जब एक एक करके सब लोग अलग अलग तरीके से बट गए, और जब जब देश में लोग बटे हैं तब तब देश गुलाम हुआ है, ये सबूत है। और अंग्रेज तो चाहते ही थे कि ये देश बट जाए, और देश को जैसे ही बटा तो अब सुधार के नाम पे ये लोग क्या लाने लगे, अब ये लोग सुधार के नाम पे एक बिल लेके आए या कानून लेके आए जिसे कहा गया क्या, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। समझ पा रहे हैं? ये दरअसल सुधार नहीं था, यह हिंदू और मुसलमान को बांटने का एक षड्यंत्र था, और इसमें रही सही सारी कसरों को पूरा करते हुए हिंदू और मुसलमान के बीच इतनी गहरी खाई पैदा कर दी गई कि आज तक वो खाई भर पाने में हमें इतनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। अब देखिएगा इसमें क्या क्या सुधार किया गया और क्यों इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। सुधार क्यों कहा गया, इसका एक शब्द में उत्तर समझिएगा क्यों कहा गया। क्योंकि जब मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम नेतृत्व की बात की तो इन्होंने बोला ठीक है हम आपको अलग मुस्लिम नेतृत्व देंगे, हम ये आपको सुधार करके देंगे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मार्ले मिंटो सुधार पड़ा। देखिएगा इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, तो हमने आपको बता दिया। अब इसमें मार्ले कौन है, मार्ले है भारत के राज्य सचिव। याद करिए वो पद जो 1858 में बनाया गया था, जो ब्रिटेन में बैठता था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति, ठीक है। तो मार्ले कौन था, भारत का राज्य सचिव था, जबकि मिंटो कौन था, वायस रॉय था, ठीक है। ये देख सकते हैं ये वो दोनों पापी हैं जिसने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया, ठीक है, मार्ले और मिंटो। आगे मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई जिससे भारत में सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। समझ पा रहे हैं? इसमें कहा गया कि अब मुस्लिमों का नेतृत्व सिर्फ मुस्लिम ही कर सकता है, किसी मुस्लिम जो आपका नेतृत्व करता होगा उसको सिर्फ मुस्लिम प्रजा ही चुन पाएगी। इस प्रकार मुस्लिमों को मुस्लिम चुनेंगे और बाकी समुदाय को बाकी समुदाय चुनेंगे, और इस प्रकार हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता पैदा किया इस बिल ने, जिसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार 1909। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे सुधार क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें सांप्रदायिकता की बात कही गई और मुस्लिम नेतृत्व को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। ठीक है, आगे भारत में सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं लॉर्ड मिंटो को। ये आप देख रहे हैं मिंटो, है ना, मिंटोस नहीं है, ध्यान रखिएगा, मिंटो है, नॉट मिंटोस। आगे भारत के राज्य सचिव परिषद की कार्यकारिणी में 2 भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए। जो भारत का राज्य सचिव था उसकी परिषद, याद है आपको कि भारत का जब राज्य सचिव का पद बनाया था गया था तो उसमें 15 सदस्य रखे गए थे उसकी परिषद में। अब उन 15 सदस्यों में 2 लोग किसको रखा गया, भारतीयों को रखा गया। समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या, किसको रखा गया, 2 भारतीयों को रखा गया। क्लियर है? और ये 2 भारतीयों का आपसे नाम पूछेगा तो कौन कौन थे, केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये भारत के राज्य सचिव की परिषद में 2 लोग थे, ठीक है, और जो कहां बैठा करता था, ब्रिटेन में। आगे इसी में आगे देखते क्या क्या प्रावधान किए गए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें वायस रॉय की कार्यकारिणी में अब किसकी बात हो रही है, अब वायस रॉय की बात हो रही है। हमने भारत के राज्य सचिव की बात बता दी कि 2 लोग को नियुक्त किया गया, लेकिन अब किसकी बात हम करने जा रहे हैं, वायस रॉय की। वायस रॉय की कार्यकारिणी परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। क्लियर है क्या, कौन थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। वो पहले व्यक्ति थे जो वायस राय के कार्यकारिणी परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किए। क्लियर है? आगे विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़कर 60 हो गई। याद करिए 1892 का अधिनियम, अधिकतम 16 होती थी लेकिन इसमें बढ़ के कितनी हो गई, 60 हो गई। क्लियर है क्या? इसे स्टार मार्क भी करते चले जाइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मार्ले मिंटो सुधार में विधान परिषद में सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो 60। अब यहाँ पे 2 चीज आप समझिएगा, 2 पद थे, भारत का राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव ये पहला पद था, जहां पे इसकी कार्यकारिणी में 15 लोग थे, 15 में से 2 लोग कौन थे, भारतीय थे। वहीं वायस राय की कार्यकारिणी परिषद में, वहीं वायस राय जो भारत में बैठा था उसकी कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य भारतीय रखा गया जो कि कानूनी सदस्य के रूप में रखा गया। क्लियर है क्या? आगे देखिएगा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक संस्था है दोस्तों, क्या नाम था इसका, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, यानी जमींदार को जमींदार चुनेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई व्यक्ति खड़ा होगा वहां पे संस्थान के, तो वो नहीं लोग चुन सकते हैं, बाहर का कोई नहीं चुन सकता। विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। देखिए कैसे खंड खंड करके व्यक्तियों को तोड़ दिया गया। लोगों को लग रहा था कि हमको अधिकार मिल रहा है या हमको अलग से अधिकार दिया जा रहा है नेतृत्व करने का, लेकिन ये क्या था, भारत को विभाजित करने की एक साजिश थी जिसमें धीरे धीरे करके लोगों को अलग कर दिया गया और लोग अलगाव की तरफ बढ़ते चले गए, जहां पे सभी का नेतृत्व एक व्यक्ति नहीं कर सकता था, बल्कि एक पर्टिकुलर समुदाय का नेतृत्व एक पर्टिकुलर समुदाय ही कर पा रहा था। इस तरह विभाजित किया गया था पूरे भारत को।
ठीक है। अब इसमें ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बजट में पूरा प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। याद करिए वो जब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हमको नहीं पूछने देते थे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या अनुमति मिल गई कि जब भी बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो बहस तो होगी, बहस का अधिकार तो 1892 में मिला ही था, लेकिन यहाँ पर पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जो कि 1892 में मना कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी पढ़ाई भी घर में बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम जल्दी आपसे अगले वीडियो मिलेंगे जिसमें 1919 और 1935 का हम अधिनियम पढ़ाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।